हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों का मस्त चल रहा होगा। चलो, तो हम लोग लास्ट क्लास जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोग यहाँ तक बात किए थे, ठीक है ना। आइसोटोप आइसोबार तक की बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे वेव नेचर के बारे में। टॉपिक हमारा क्या होगा? वेव नेचर होगा। जो टॉपिक ये सब नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट में जाकर के देख करके पढ़ सकता है। हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। टॉपिक हमारा होगा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलो, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टार्ट करते हैं। देखो, बात आता है न्यूटन साहब। ये कौन है? ये न्यूटन साहब हैं, ठीक है ना। न्यूटन साहब, जहां न्यूटन साहब हो वहां एप्पल ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? चलो, तो हम लोग बात करेंगे न्यूटन साहब से। तो न्यूटन साहब ने क्या बोला था? न्यूटन साहब ने ये बोला था कि अपना जो लाइट होता है ना, वो लाइट एक तीर के जैसा चलता है, एक कॉर्पुस्कल्स के जैसा चलता है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल के जैसा चलता है। कैसा चलता है? एक पार्टिकल का पूरा स्ट्रीम होगा, ऐसा ये लाइट हमारा चलेगा, मतलब तीर के जैसा लाइट हमारा चलता है। अब इसी फिनोमिना को मान करके, अच्छा, ये जो चीज है ना, इसको हम लोग कॉर्पुस्कल्स के जैसा होता है लाइट, इसलिए इसको नाम दिया गया कॉर्पुस्कल थ्योरी। क्या नाम दिया गया इसको कॉर्पुस्कल्स थ्योरी नाम दिया गया। और इसी थ्योरी से कुछ कुछ फिनोमिना, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो गया, लाइट का रिफ्रैक्शन फिनोमिना हो गया, ये सब फिनोमिना को हम लोग लाइट का कॉर्पुस्कल्स थ्योरी मानकर डील कर रहे थे। ये सब हमारा एक्सप्लेन हो जा रहा था, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता। लेकिन यही थ्योरी को मान करके हम लोग ये दूसरा फिनोमिना जो डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ये सब हम लोग उसको डील नहीं कर पा रहे थे पार्टिकल नेचर मान करके, कॉर्पुस्कल थ्योरी के आधार पर। बात समझ में है ना? तो ठीक उसी समय एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था, क्या नाम था? सी हाइजेंस नाम था। वो हाइजेंस साहब ये कहे कि लाइट हमारा तीर के जैसा नहीं चलता है, लाइट हमारा स्ट्रीम के जैसा नहीं चलता है, लाइट हमारा कॉर्पुस्कल्स के जैसा नहीं चलता है, लाइट हमारा कैसा चलता है? तो लाइट एक वेव के जैसा चलता है। कैसा चलता है? एक वेव लाइक चलता है। कैसा चलेगा? वेव के जैसा, इस तरह से चलता है। तो अब ये वेव थ्योरी मान करके जब ये सब फिनोमिना, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फिनोमिना को जब डील किए, ये अच्छे से हो गया, एक्सप्लेन हो गया। अब इसी को वेव थ्योरी से हम लोग ये सब को करेंगे तो नहीं हो पाएगा, समझ आया ना। मतलब कह सकते हैं लाइट का डबल नेचर। लाइट का कैसे नेचर है? डबल नेचर है। मतलब इसको कह सकते हैं लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर। इसके पास में दो नेचर होता है, दो नेचर होता है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलो, अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? दाढ़ी वाले इंसान का नाम क्या है? मैक्सवेल। क्या नाम है इनका? मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने ये कहा कि अपने पास में जो लाइट हो गया, जो एक्सरे हो गया, जो रे हो गया, जो हीट हो गया, ये सब क्या करता है? ये सब एक एनर्जी इमिट करता है। ये सब क्या करता है? एक एनर्जी इमिट करता है। समझा ना? ये सब क्या इमिट करता है? एक तरह का एनर्जी इमिट करता है। और इस एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। बात क्लियर है? क्या कहते हैं इसको रेडिएंट एनर्जी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब तो क्या है, ये जो वेव था ना, ये क्या होगा? ये वेव जितना भी ये सब क्या होगा? एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सब क्या हो गया? एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात को समझना, ये सब एक तरह का क्या है? ये सब एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इसके पास में दो चीज होता है। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और दूसरा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। दो चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब ये जो वेव है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है। और ये क्या करेगा? कंटिन्यूसली क्या करेगा? एनर्जी इमिट करते रहेगा। क्या इमिट करेगा? एक तरह का एनर्जी इमिट करेगा। क्या इमिट करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। बात क्लियर है? अब एनर्जी जो इमिट करेगा ना, वो क्या होगा? वो एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी के नाम से जानते हैं। और ये सब को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा। तो इसमें लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा कुछ होता है, एक में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करते चलेगा। क्या चलेगा? परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करेगा। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो दूसरा वाला हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। किधर की तरफ प्रोपेगेट करेगा? जिधर जिसका स्पीड होगा, जिधर ये डायरेक्ट करेगा, जिधर ये चलेगा ना, उधर की तरफ ये ऐसा। मतलब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये समझा है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ऐसा चलते चलेगा, चलते चलेगा, चलते चलेगा, चलते चलेगा, चलते चलेगा, ऐसा। समझ आया कि नहीं? तो यही हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है। तो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएटेड रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। बात क्लियर है? चलो, अब हम लोग बात कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपना जो है,
अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका कुछ इसका जो वेव होता है इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ये कह सकते हैं कि दे इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और वेव। ये हमेशा क्या करेगा? कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करेगा। किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में या तो रेडिएशन के फॉर्म में। ये जो वेव है ना, इस वेव का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया कि जो है ये इमिट करेगा एनर्जी। क्या इमिट करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। किस फॉर्म में? तो एक वेव के फॉर्म में या रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी निकलेगा। बात समझ में आ गया? चलो अब क्या होगा? रेडिएशन आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रेडिएशन हमारा होगा ना, जो वेव हमारा होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड होगा, जो कि अपने ही मीन पोजीशन पे क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेट में परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो कह सकते हैं विच ऑसिलेट परपेंडिकुलर, ठीक है ना, टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के क्या है? परपेंडिकुलर, और आपस में भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ गया? वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया कि जब कभी वेव निकलेगा तो ये वेव जो है ये इमिट करेगा एनर्जी, इसकी एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी इमिट करेगा किस फॉर्म में? तो रेडिएशन और वेव के फॉर्म में। और ये जो वेव हमारा होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा? एसोसिएटेड होगा। अगला कहता है कि जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सारा का सारा वेव जो है लाइट के स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा। किस से ट्रेवल करेगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। बात समझ में आ गया? अगला ये कहा कि इसको प्रोपेगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसे ही चल जाएगा, कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि सन है, तो सन से हम तक जो लाइट पहुंचा है वहां पर बताओ स्पेस में किसी तरह का कोई मीडियम है? वहां तो वैक्यूम है, वहां पर वैक्यूम है, फिर भी वो हम तक पहुंच जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मतलब वहां पर कोई नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, फिर भी अपने तक पहुंच रहा है, मतलब उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं, ये चीज है, नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं कि दिस रे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? वेव का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? पहला क्या होगा कि एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव और इन द फॉर्म ऑफ क्या? एडिशन। दूसरा क्या कहा गया? दूसरा ये कहा गया कि ये जो रेडिएशन होगा ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होगा, जो कि आपस में परपेंडिकुलर होगा, जो आपस में परपेंडिकुलर होगा, स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा और प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गया? अब वेव को समझने के लिए कुछ टर्म को समझना पड़ता है। हम लोग को वेव को अगर अच्छे से जानना है, उसको समझना है, तो कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। वो टर्म्स हमारे पास में, पहला टर्म्स हमारे पास में क्या है? वेवलेंथ। पहला क्या हो गया? वेवलेंथ हो गया। अब समझो वेवलेंथ क्या होता है। ये अपने पास में वेव है ना, तो वेव का ये जो चीज है ना, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो पहाड़ जैसा है इसको क्रस्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्रस्ट कहते हैं। और ये हमारा ट्रफ हो गया। एक क्रस्ट होता है और क्या होता है? ट्रफ होता है। इसको क्रस्ट बोलेंगे, इसको क्रस्ट बोलेंगे और इसको ट्रफ बोलेंगे। एक हमारा क्रस्ट होगा और एक हमारा क्या होगा? ट्रफ होगा। तो ये क्रस्ट कहलाया। तो दो लगातार क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेवलेंथ कहते हैं। देखो नीचे भी क्या है? ट्रफ होगा। दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस हमारा ट्रफ कहलाएगा। तो ये क्रस्ट और ये ट्रफ, ठीक है ना, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, दो लगातार ट्रफ, दो लगातार क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को वेवलेंथ कहेंगे। और ये जो वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। मतलब ये एक तरह का डिस्टेंस है, एक तरह का क्या हो गया? एक तरह का डिस्टेंस बता रहा है। क्या बता रहा है? डिस्टेंस बता रहा है। तो डिस्टेंस को किस तरह से मेजर करेंगे? तो इसको मेजर किया जाता है पिकोमीटर से, नैनोमीटर से, समझा है ना? इस तरह से हम लोग इसको मेजर करते हैं। बात क्लियर हो गया? चलो दूसरा हमारे पास में आता है क्या? अच्छा पूछेगा डेफिनेशन, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? डेफिनेशन बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ आर नोन एज क्या? वेवलेंथ। आर नोन एज क्या? वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इट इज डिनोटेड बाय क्या? लैम्डा। और एक्सप्रेस किससे करते हैं हम लोग? एंगस्ट्रम हो गया, पिकोमीटर हो गया, इस तरफ से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, तो चलो दूसरा हमारे पास में आता है एम्पलीट्यूड। क्या आता है? एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, बात समझना। ये अपने पास में वेव है, ये क्या है अपने पास में? वेव हो गया। ये वेव हो गया, वेव हो गया। वेव का मीन पॉइंट है, क्या हो गया? मीन। इसी मीन पोजीशन के नीचे और ऊपर क्या करता है? हमारा पार्टिकल ऑसिलेट करता है, तो वेव हमारा बनता है। देखो ये हमारा क्या हो गया?
ये मेरे पास में कोई पार्टिकल्स का मीन पोजीशन हो गया, ये ऐसा वेव बना है, ऐसा क्या बनाया, वेव बना है। तो ये पार्टिकल्स मैक्सिमम यहाँ तक गया था, मैक्सिमम कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। तो ये डिस्टेंस हमारा जो होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसी को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड कहते हैं। देखो ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा ए, इसका ये वाला यहाँ तक गया, ये डिस्प्लेस यहाँ तक गया, डिस्प्लेस यहाँ तक गया, यही चीज को क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस्ड किया है कोई पार्टिकल वेव बनाने के लिए, इसी को क्या कहेंगे, डिस्प्ले, इसी को क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हमारे पास में आता है फ्रीक्वेंसी। अगला टॉपिक क्या है अपने पास में, फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है कि वेव हमारा चल रहा है, वेव क्या हो रहा है, चल रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितना नंबर ऑफ वेव हमारा ट्रेवल कर रहा है, कितना नंबर ऑफ वेव हमारा चल के जा रहा है, ठीक ना। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, एक सेकंड में एक कितना वेव हमारा इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो बोल सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितना वेव पास करके गया, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बात समझ में आया। अब देखो फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है, इसका यूनिट किससे एक्सप्रेस करते हैं, इसको हर्ज से एक्सप्रेस करते हैं। अगर मान लो 5 ठो वेव एक सेकंड में पास किया तो 5 हर्ज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, 10 में को पास किया 10 हर्ज हो जाएगा। बात समझ में आया ना। अब देखो जैसे होता क्या है ना कि कितनी बार चक्कर लगाया है, इसको हम लोग कह सकते हैं कितना बार एक सेकंड में कितनी बार चक्कर लगाया। जैसे तुम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कर लेंगे तो फैन वगैरह, पंखा वगैरह खरीदने गया होगा सभी लोग, गया कि नहीं गया, ठीक है ना। तो पंखा वगैरह फैन वगैरह खरीदने के लिए गया है तो क्या बोल के पंखा देता है, बताओ पंखा क्या बोलता है। तुम उसको, तुमसे पूछा जाता है दुकानदार, अगर फैन लेने के लिए तुम गए तो पंखा लेगा तो पूछा जाता है कितना आरपीएम का दें, कितना आरपीएम का पंखा चाहिए। आरपीएम कौन सा वर्ड है मेरे पास, आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, एक मिनट में कई बार राउंड वाला पंखा तुमको चाहिए। जिसका आरपीएम ज्यादा होगा ना उतना स्पीड पंखा घूमेगा, ठीक है ना। 400 आरपीएम का है, ठीक है ना, 800 आरपीएम का है, 1200 आरपीएम का है, इस तरह से आरपीएम से आता है पंखा। मतलब एक मिनट में कई बार चक्कर लगा रहा है। अगर एक मिनट में मान लो 400, जस्ट एग्जांपल है ये, 400 बार अगर लगाया है तो बोलेंगे 400 आरपीएम का पंखा है। अगर 1000 बार लगाया तो 1000 आरपीएम का पंखा है। अगर 1200 बार लगाया तो 1200 आरपीएम है। उसी तरह से एक सेकंड में कई बार के वो वेव पास करेगा, और वेव, एक वेव का मतलब ये होता है, ये होता है। अब बताओ इसको मिला देंगे यहाँ तो गोल गोल नहीं बन जाएगा, मतलब एक सर्कल कंप्लीट किया है। क्या किया, एक सर्कल कंप्लीट किया। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग इसको डिनोट करते हैं न्यू से। किससे डिनोट करते हैं, न्यू। भी लिखकर पूंछ टेढ़ा कर देना, इसका भी लिख करके पूंछ इसका टेढ़ा कर देना, यही कहलाता है न्यू। क्या बोलते हैं इसको, न्यू कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बराबर 1/t। न्यू बराबर क्या होता है, 1/t। न्यू बराबर क्या होता है, 1/t। इसका यूनिट क्या बोल सकते हैं, इसका यूनिट हम लोग कह सकते हैं हर्ज। क्या बोल सकते हैं, इसका यूनिट हर्ज कहते हैं। एक साइंटिस्ट है हेनरिच हर्ज, उन्हीं को ऑनर देने के लिए उसका नाम को यूनिट बना दिया गया। उसके नाम को क्या बना दिया गया, यूनिट बना दिया, ठीक है ना। या सीपीएस भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सीपीएस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। एक मिनट, हेलो, चलो। तो क्या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब, इसको हम लोग, इसका यूनिट होता है हर्ज। क्या होता है इसका यूनिट, हर्ज। या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं सीपीएस। क्या कह सकते हैं, सीपीएस। सीपीएस का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड। क्या बोल सकते हैं, साइकिल पर सेकंड से इसको एक्सप्रेस करते हैं, साइकिल पर सेकंड। क्या होता है, साइकिल पर सेकंड। चलो अब क्या होता है, अगला टॉपिक हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी। अगला क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। अगला क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। देखो वेलोसिटी जो अपना होता है ना, वेलोसिटी का मतलब होता है जो हमारा जो वेव है ना, जो लाइट है ना, वो कितने स्पीड से चल रहा है, उसी को क्या कहते हैं, वेव वेलोसिटी कहते हैं। कितने स्पीड से चलता है वो तो अपने को पता है ना, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलता है। 3 कितना चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलता है। बात समझ में आया। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट हर्ज है, या जिसको सीपीएस बोल सकते हैं, साइकिल पर सेकंड बोल सकते हैं, या फिर सेकंड इनवर्स हो सकता है। क्या हो सकता है, सेकंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू। इसको डिनोट करते हैं न्यू से, तो न्यू बराबर 1 क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब टी मतलब टाइम हो गया, टाइम ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा इसका यूनिट, इसका यूनिट हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सेकंड -1। क्या हो जाएगा, सेकंड -1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हमारे पास में वेव नंबर। क्या हो गया, वेव नंबर। देखो मेरे पास में कोई वेव है, ऐसा वेव है, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में, कितना लेंथ में, मान लो जस्ट सपोज करो कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में के वो वेव है, कितना नंबर ऑफ वेव है, द नंबर ऑफ वेव, द टोटल नंबर ऑफ वेव इन 1 सेंटीमीटर
कॉल्ड क्या, इट्स कॉल्ड वेव नंबर, इट्स कॉल्ड क्या, वेव नंबर, इट्स कॉल्ड क्या होगा, वेव नंबर। बात समझ में आ गया। 1 सेंटीमीटर लेंथ में कई गो वेव है उसी को क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। और ये इनवर्स किसका होता है, वेवलेंथ का। तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं इस तरह से लिख करके माथा पे बार लगाते हैं ऐसा, समझा ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 लैम्डा हो जाएगा। ये हमारा वेव नंबर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू बार। न्यू बार इक्वल टू क्या होगा, 1 लैम्डा। न्यू बार इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। बात समझ में आया। न्यू बार इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, होगा तो कमेंट करके बताना, इसको हम लोग क्लियर कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे क्या, नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है कि रिलेशन इन द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। ठीक है ना। टॉपिक हमारे पास में क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ बोले तो लैम्डा, वेवलेंथ बोले तो क्या, लैम्डा। फ्रीक्वेंसी बोले तो न्यू, और वेव नंबर बोले तो न्यू बार। ऐसा करेंगे। बात समझ में आ गया। चलो तो हम लोग इस तीनों में क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग जो है देखेंगे। देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, बताओ। हम लोग जानते हैं क्या, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या जानते हैं, टाइम जानते हैं। ये नहीं जानते हैं। अब इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखो तो लिख सकते हैं ऐसा, स्पीड बराबर में डिस्टेंस और इंटू 1 टाइम, इंटू क्या, 1 टाइम। टाइम को थोड़ा सा सरका लिए इधर तो 1 क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब बताओ स्पीड, ये वेव की बात न कर रहे हैं तो वेव किस स्पीड से चलता है, बताओ सी से चलता है। स्पीड ऑफ लाइट यानी सी हो जाता है ना। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, लैम्डा हो गया, वेवलेंथ हो गया। अब बताओ इसको हम ऊपर भेज दें, इसको ऊपर भेज दें, टाइम का मतलब ऊपर भेज देंगे तो टाइम जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग एक चीज नहीं पढ़े हैं, न्यू बराबर क्या होगा, 1 टाइम पीरियड, 1/t होता है। तो जब ये 1/t है तो उसको क्या ले सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं क्या। तो एक तो रिलेशन मेरे पास में ये आ गया, सी इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, सी इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू हो गया। अभी हम लोग एक चीज और पढ़े हैं, एक चीज और हम लोग पढ़े हैं, न्यू बराबर एक चीज हम लोग और पढ़े हुए हैं। देखो हम लोग एक चीज क्या पढ़े हुए हैं, लैम्डा बराबर क्या पढ़े हैं, 1 मतलब क्या है, न्यू बार यानी कि वेव नंबर बराबर क्या, 1 लैम्डा होता है। 1 क्या होता है, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 1 न्यू बार। 1 क्या हो जाएगा, न्यू बार हो जाएगा। अब जहां पर लैम्डा है वहां पर इसको सब्स्टिट्यूट करो तो सी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा के जगह पर 1 क्या लिख सकते हैं, लैम्डा के जगह पर क्या कर सकते हैं, 1 न्यू बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब इसको इधर खींच लो तो क्या हो जाएगा, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, चलो फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, न्यू बार फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ सी इंटू क्या हो जाएगा, न्यू बार हो जाएगा। यही हमारा रिलेशन आ गया, किसके किसके बीच में आ गया, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के बीच में रिलेशन आ गया। लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के बीच में रिलेशन ये हमारा आ गया। कोई दिक्कत है, तुमको इससे न्यूमेरिकल वगैरह दिया जाएगा, तुमको इससे न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गया, कहीं कोई तकलीफ है। अब हम लोग अगले क्लास में जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बात करेंगे। क्लियर है ना, आगे बढ़े, चलो।